नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात छुट्टी पर गर्म हुई उस सियासत की जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छेड़ दी है। वहीं बात होगी थर्ड फ्रंट पर राजभर के उस तंज की जिससे 24 की लड़ाई को रंगमंच में तब्दील कर दिया है। साथ ही बताएंगे सारस और आरिफ की उस दोस्ती के बारे में जो टूट गई लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। वहीं बात होगी मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुए इस मजाक की जो एक नहीं दो नहीं दर्जनों किसानों के साथ हुआ। और साथ ही दिखाएंगे अतीक का हूर महल। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बात नवरात्रि पर भक्ति संग्राम, छुट्टी पर हिंदू मुसलमान। क्योंकि नवरात्रि पर संसद की छुट्टी क्या हुई, राजनीति गर्मा गई। सपा सांसद एसटी हसन ने कहते हुए विरोध किया है कि अगर नवरात्रि पर छुट्टी होती है तो रमजान पर भी होनी चाहिए। अब इसी को लेकर सियासत उबाल मार रही है। कोई उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहा है तो कोई इसके राजनीतिक मायने निकाल रहा है, क्योंकि सबके निशाने पर 24 का चुनाव है। तो छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। नवरात्रि पर भक्ति संग्राम, 24 से पहले हिंदू मुसलमान। ये परंपराएं अच्छी नहीं है। मैं भी कहूँगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। तो अक्सर हिंदू मुसलमान। छुट्टी पर सियासी जंग, किसने दिया मजहब का रंग। मजहब हमारा पर्सनल मैटर है। हम अपने घरों में, मंदिर मस्जिदों में फॉलो करते हैं। मजहब में सियासत नहीं आनी चाहिए। इस्लाम है, ये भारत के बाहर का धर्म है और ये तलवार की नोक पे भारत में आया। त्योहारों पर तकरार, चुनाव की पिच तैयार। हम तो कह रहे हैं सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए, जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है। रमजान का मुकद्दस महीना भी शुरू हो रहा है, तो नवरात्र और माहे रमजान के मुकद्दस मौके पर लोगों को बधाई देती। अभी नवरात्रि पर सरकारी खर्चे से दुर्गा पाठ कराने को लेकर राजनीति खत्म ही नहीं हुई थी कि अब नवरात्रि पर संसद की छुट्टी ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्योंकि सपा सांसद एसटी हसन ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि अगर नवरात्रि पर छुट्टी होती है तो रमजान पर भी होनी चाहिए। ये परंपराएं अच्छी नहीं है। मैं भी कहूँगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। और हर पूजा, हर इबादत अपने पैदा करने वाले को खुश करने के लिए होती है। उसकी नीयत क्या है ये देखा जाता है। अब सपा सांसद एसटी हसन के विरोध के बाद जहां रमजान पर छुट्टी की मांग ने जोर पकड़ ली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां हर त्योहार पर छुट्टी की बात कही है, वहीं कांग्रेस भी इसकी वकालत करते हुए मैदान में उतर आई है। हम तो कह रहे हैं सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए, जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है। सभी त्योहारों पर विश्वकर्मा पूजा पे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए? विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है क्या? बताओ भगवान नहीं है? बीजेपी वाले बताएं कि भगवान नहीं है। वाल्मीकि जयंती को होनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं होनी चाहिए? रमजान का मुकद्दस महीना भी शुरू हो रहा है, तो नवरात्र और माहे रमजान के मुकद्दस मौके पर लोगों को बधाई दी गई थी। अगर नवरात्र की छुट्टी भी दी नहीं गई तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। एसटी हसन ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए तमाम सारे फैसले लेती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में छुट्टी की है तो कल रमजान के उपलक्ष्य में भी छुट्टी करना चाहिए, जिससे कि मुस्लिम वर्ग अपने आप को सरकार से अलग ना पाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार एक वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। अब अगर बात की तो इस पूरे मसले पर राजनीति तेज हो गई है और एसटी हसन ने छुट्टी को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। नवरात्रि पर छिड़े भक्ति संग्राम पर जहां राजनीतिक गर्म है, वहीं हिंदू मुसलमान वाले सियासत का प्लॉट भी तैयार है। ओम प्रकाश राजभर भाजपा पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा देने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। तो अक्सर हिंदू मुसलमान। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा होती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पासबांदा सम्मेलन होते हैं। वहीं चौतरफा हमलों के बाद भाजपा ये कहते हुए पलटवार कर रही है कि देश के 80% आबादी हिंदू है, जबकि इस्लाम धर्म बाहर से आया है।
भारत में जितने भी धर्म हैं तो उनमें चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ये सब भारत की ज़मीन पर जन्मे हुए हैं, भारत की संस्कृति में पले बड़े हैं। लेकिन ये जो इस्लाम है ये भारत के बाहर का धर्म है और ये तलवार की नोक पे भारत में आया। और उसके बाद में जब भारत में आया भी तो उसके बाद सन 47 में धर्म के नाम पर भारत का विभाजन भी करा लिया। अब जब धर्म के नाम पर भारत का एक टुकड़ा जब उनको मिल चुका है तो फिर और अधिक अधिकार नहीं मांगने चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के ऊपर धर्म के नाम की सियासत करने का आरोप लगाया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा हिंदुओं को ये कहकर गुमराह करती है कि वो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगी, तो वहीं दूसरी ओर वो उन्हीं मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कभी पसमानदाओं के सम्मेलन कराती है तो कभी 3 तलाक के कानून ले आती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि नवरात्रि वर्सेस रमजान वाली सियासत कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब धार्मिक मुद्दों पर राजनीति गर्म हुई। इससे पहले लाउड स्पीकर को लेकर भी खूब बहस हुई थी। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। आइए अब आपको बताते हैं कि धर्म वाली सियासत कब कब कैसे कैसे और कब हुई और इससे ताकत किसे मिलेगी। धर्म वाली सियासत, अजान पर सियासत हुई, लाउड स्पीकर को लेकर सियासत हुई, नमाज जो सड़कों पर होती थी उसको भी सियासत हुई और मदरसे पर भी सियासत हुई, रमजान पर सियासत हुई, मुहर्रम पर सियासत हुई और अब नवरात्रि पर सियासत हो रही। तो त्योहारों पर सियासत जो होती है वो कोई पुरानी बात नहीं, लेकिन सवाल यही है कि किस सियासत से किसको ताकत मिलेगी और ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाद मुआवजे के नाम पर मजाक, क्योंकि फसल बर्बाद हुई 5 बीघा लेकिन मुआवजा मिला 129 रुपए। ये सच्चाई है उन किसानों की जिनके साथ मुआवजे के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक किया कि जो मुआवजा मिला उससे वो एक दिन का खाना तो दूर, एक वक्त का नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, पहले कुदरत ने सितम ढाया और अब मुआवजे के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। बर्बाद हुई किसानों की फसल, मुआवजे के नाम पर मजाक। 5 बीघा जमीन, मुआवजा 129 रुपए। बेमौसम बारिश की मार ने किसानों पर ऐसा सितम ढाया है कि तैयार खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। किसान कंगाल और बैंक और साहूकार का कर्जदार हो चुका है, क्योंकि किसानों ने सोचा था कि उन्होंने फसलों का बीमा करवा रखा है, अगर कुछ अनहोनी होती है उसकी लागत का पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा बीमा के नाम पर किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया गया है कि मुआवजे की चेक से वो एक वक्त का नाश्ता भी नहीं खा सकता है, क्योंकि बीघा फसल की बर्बादी के एवज में सिर्फ 129 का मुआवजा मिला है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मुआवजे के नाम पर मिले 129 रुपए के चेक को किसान भुनाए या फ्रेम करके अपनी झोपड़ी में लगवाए। हमारी फसल 1.5 बीघा। कितना मुआवजा मिला? जो 340 रुपए। पैदावार हमारी लगभग अंदाज में ऐसी करीब 8,000 रुपए की उसमें पैदावार होती। सरकार से मांग हमारी ये है कि मुआवजा जितना उचित हो उतना दिया जाए। इटावा में किसानों को मुआवजे की जो राशि दी गई वो कहीं न कहीं उनके साथ मजाक साबित हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो मुआवजा दिया गया उसकी धनराशि इतनी कम है कि कहीं न कहीं उसे सुनकर यही लगेगा कि ये किसानों का जो समस्या है उसके लिए मरहम है या फिर उनके साथ मजाक है। केवल एक किसान की ये बात नहीं है, किसी किसान को 340 रुपए मिले तो किसी को 342 रुपए मुआवजे के रूप में मिले हैं। जहां 5 बीघा जमीन के बदले 129 रुपए का मुआवजा मिला है, इसी तरह 3 एकड़ फसल बर्बाद होने पर 342 रुपए का मुआवजा मिला है। चकरनगर तहसील के गांव डिबौली के रहने वाले किसान होम सिंह ने बताया कि उनकी 1.5 बीघा फसल थी जो बाढ़ में बह गई, लेकिन जब मुआवजे की बात आई तो बीमा कंपनी 340 रुपए का चेक देकर चली गई। बीमा कंपनी ने 1 नहीं 2 नहीं दर्जन भर किसानों के खाते में 500 से कम रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है, जबकि फसल तैयार करने में उनका हजारों और लाखों का खर्च आया है। नहीं संतुष्ट नहीं हम लोग, अगर इस तरह से मिलता है। क्या मांग है सरकार से? नहीं, जो बीमा की रेट हो, जैसे प्रीमियम हम देते उस हिसाब से मिले। उधर मुआवजे के नाम पर हुए मजाक को लेकर अधिकारी अपनी करनी छुपाने में लग गए हैं और सारा ठीकरा बीमा कंपनी पर डाल दिया है। नहीं, हमारा उसमें राजस्व विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। राजस्व विभाग की तरफ से फसल क्षति होने पर अलग से
सहायता देने का प्रावधान है, उसमें शासन स्तर से जो डायरेक्शन दी गई हैं कि यदि किसी कृषक की फसल दैवीय आपदा के कारण, बाढ़ के कारण या आग लग जाने के कारण 33% से अधिक क्षति होती है, तब शासन स्तर से जो उसकी दर निर्धारित है उस हिसाब से राजस्व विभाग दैवीय आपदा मद से उनको सहायता देता है। लेकिन मुआवजे के नाम पर हुए इस मजाक पर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि जब फसल बर्बाद हुई थी तब सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन जो इटावा में हुआ है उस पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखिए जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हो रही है, हम लोगों की सरकार में तुरंत मुआवजा दिया जाता था, तुरंत मौके पर पहुंचते थे। अब देख लेना इनके ये देखिए बड़बोले हैं। ये तो अधिकारियों की लापरवाही है। इसको सरकार को संज्ञान में लेकर के जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जांच करके। और किसान 129 रुपया में उसको क्या मिलेगा? 129 रुपया में तो उसको एक किलो दाल भी नहीं मिलेगी। अब सवाल इस बात का है कि आखिर मुआवजे के नाम किसानों के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा, क्योंकि बीमा इसलिए कराया जाता है ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। लेकिन मुआवजे के नाम पर जो बीमा कंपनी कर रही है वो कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में क्या किसानों की शिकायत के बाद सरकार कोई एक्शन लेगी और जो नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अखिलेश के थर्ड फ्रंट पर राजभर का तंज। बिना मायावती के नहीं जीत पाएंगे जंग, क्योंकि अखिलेश तीसरे मोर्चे की जिस मोर्चेबंदी में लगे हैं उस पर राजभर ने कहते हुए सवाल खड़े कर दिए कि जिन दलों से अखिलेश हाथ मिला रहे हैं वो उन्हें यूपी में वोट नहीं दिला पाएंगे। अगर अखिलेश को वोट लेने हैं तो मायावती से हाथ मिलाना होगा। अब सवाल बड़ा है कि जो राजभर भाजपा की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो क्यों मायावती और अखिलेश के साथ आने की बात कह रहे हैं। अखिलेश के थर्ड फ्रंट पर राजभर का तंज। बिना मायावती के नहीं जीत पाएंगे जंग। गठबंधन पर राजभर का संदेश। क्या माया से हाथ मिलाएंगे अखिलेश? चौबीस की चुनावी पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव जो थर्ड फ्रंट की फौज तैयार करने में लगे हैं, उस पर राजनीति गरमाने लगी है, क्योंकि अब तक सिर्फ भाजपा निशाना साध रही थी, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश की भागदौड़ पर न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अखिलेश को मायावती से गठबंधन करने की नसीहत दे दी है। ओम प्रकाश राजभर की माने तो अखिलेश को यूपी में अगर कोई वोट दिला सकता है तो वो मायावती है। ये जा रहे हैं बंगाल, ममता जी कई वोट यहाँ दिलाएंगी। ये जा रहे हैं केसीआर के यहाँ, वो आके इनको कई वोट दिलाएंगे। लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे। समझौता अगर यूपी में करना है तो मायावती जी के यहाँ जाओ। वहाँ जा रहे हो बंगाल, स्टूल पर बैठ रहे हो, मायावती जी के यहाँ तो कुर्सी पर बैठोगे। अपने इस बयान से राजभर ने अखिलेश की थर्ड फ्रंट वाली कोशिश पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, जहां अखिलेश यादव की एक मुलाकात ममता बनर्जी के साथ हुई थी। वहीं ममता बनर्जी से पहले अखिलेश लालू प्रसाद यादव से भी मिलने पहुंचे थे। इन दोनों ही मुलाकात से न सिर्फ राजनीति गर्मा गई थी, बल्कि थर्ड फ्रंट की मोर्चे को बड़ी हवा मिली थी, क्योंकि अखिलेश केसीआर से लेकर एमके स्टालिन के मंच पर नजर आते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजभर की नसीहत के बाद क्या अखिलेश मायावती से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि मायावती को साथ लाने की बात राजभर से पहले खुद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी कह चुके हैं। अगर वो दलित इधर आते हैं जब ही तो फायदा होगा। दलित जो है वो बेसिकली तो जो जुड़ा हुआ मायावती से है ना, तो अब उनसे तोड़ने के लिए या अलहदा से अपनी पार्टी में उनको जोड़ने के लिए भी इट विल टेक ए टाइम। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी, लालू यादव या केसीआर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में आखिर कितने वोट दिला देंगे। अगर अखिलेश यादव को गठबंधन करना ही है तो मायावती से या फिर कांग्रेस से करे, क्योंकि वहां पर गठबंधन करने से वोट भी मिलेंगे और कम से कम स्टूल की जगह कुर्सी भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश और मायावती दोनों साथ ना आए हों।
दोनों 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आए थे, लेकिन दोनों मिलकर भी भाजपा का रथ यूपी में नहीं रोक पाए थे। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि राजभर मायावती का नाम लेकर कहीं अपने दिल की बात तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब से अखिलेश ने राजभर से किनारा किया है, किसी भी दल ने राजभर को सहारा नहीं दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश साफ कह चुके हैं कि जो दल उनके साथ है उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आगे किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे, बस कोई नया गठबंधन नहीं। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश थर्ड फ्रंट के दम पर भाजपा को टक्कर दे पाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 24 के पिच पर 50 सीटों पर साइकिल दौड़ा पाएंगे, क्योंकि भाजपा जहां यूपी के सभी 80 सीट पर जीत का दंभ भर रही है, वहीं सपा 50 सीट पर जीत की बात कहकर अखिलेश को पीएम बनाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो राजभर के हमले के बाद सवाल बड़ा है कि क्या वाकई अखिलेश के थर्ड फ्रंट में दम है और ये 24 के पिच पर भाजपा को टक्कर दे पाएगा। अखिलेश के थर्ड फ्रंट में कितना दम है देख लेते हैं। अखिलेश यादव यूपी की 80 सीट पर प्रभाव रखते हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 सीट पर प्रभाव रखती हैं। केसीआर तेलंगाना की 17 सीट पर प्रभाव रखते हैं। लालू प्रसाद बिहार की 40 सीट पर प्रभाव रखते हैं। कुमारस्वामी कर्नाटक की 28 सीट पर प्रभाव रखते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब की 20 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। बात सारस पर सियासत घनघोर, अखिलेश का दिल मांगे मोर, क्योंकि अखिलेश अमेठी में जिस आरिफ और सारस की दोस्ती देखने गए थे, उस सारस को वन विभाग की टीम ने पक्षी विहार भेज दिया। अब इसी को लेकर अखिलेश ने ऐसा निशाना साधा है कि माहौल गर्मा गया है। सारस पर सियासत, क्या अखिलेश की मुलाकात ने बढ़ाई आफत? इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला। सारस वाले बदले पर अखिलेश का मोर वाला हमला। अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? अभी हाल ही में अखिलेश जब अमेठी के दौरे पर गए थे तो वो अमेठी के गौरीगंज तहसील के जोधपुर मंडखा गांव में आरिफ और सारस की दोस्ती देखने भी गए थे, जिसकी तस्वीर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की थी। लेकिन अब उसी सारस को लेकर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि वन विभाग की टीम ने सारस को अपने कब्जे में लेकर रायबरेली के पक्षी विहार भेज दिया है, जिस पर अखिलेश ने सूबे की सरकार पर यह कहते हुए तंज दिया है कि वन विभाग की टीम यूपी के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वालों से दूर ले गई, लेकिन क्या की राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वालों से स्वतंत्र करने के लिए भी कोई कार्रवाई करेगी? अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में वो वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें वन विभाग की टीम सारस को आरिफ के घर से अपने साथ ले जा रही है। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? लेकिन अखिलेश के तंज के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूपी के राजकीय पक्षी को किसी भी सूरत में बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने मोर को दाना खिलाया तो उन्होंने मोर को बंधक नहीं बनाया हुआ है, इस बात को इनको समझना चाहिए। और दूसरी बात रही अखिलेश जी, जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, आप जेल में मिलने जाओगे अपराधियों से तो अपराधियों का हौसला बढ़ाओगे आप। तो जब अपराधियों का हौसला बढ़ेगा तो सरकार को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि यूपी के राजकीय पक्षी को उसके दोस्त से तो सरकार ने अलग कर दिया है, लेकिन जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसे जो लोग अपने घरों में दाना खिला रहे हैं उनके साथ सरकार क्या करेगी? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। साथ ही साथ एक और ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा कि बीजेपी दूसरे को दुख देने में सुख प्राप्त करती है। आपको बता दें कि आरिफ को ये सारस साल भर पहले जख्मी हालत में मिला था। तब सारस का एक पैर बुरी तरह से जख्मी था। आरिफ ने इंसानियत दिखाई और सारस को अपने घर लेकर आया।
लेकिन जब सारस ठीक हो गया तो आरिफ ने सोचा कि वो वापस अपने साथियों के बीच चला जाएगा, लेकिन सारस ने अपनों के बीच जाने के बजाय आरिफ के साथ रहना चुना। दोनों की पक्की दोस्ती के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे। आरिफ और सारस से इतनी पक्की दोस्ती थी कि जब आरिफ मोटरसाइकिल लेकर रोड पर निकलते थे तो सारस उनके साथ साथ उड़ता था। इतना ही नहीं, दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे। लेकिन अब सारस के जाने से आरिफ के पूरे घर में मायूसी छा गई है। तो सारस ले जाने के लिए आए थे और क्या नाम लेते, हम लोग को बहुत दुख है। दुख इतना है कि हम अपनी जुबान से हम बता नहीं सकते। सारस चला गया, हमको मोहब्बत थी, हमको बहुत परेशानी दिखा रही, हमको खल रहा कि उसको वहीं आराम रहा, यहाँ तो आराम बहुत रहा है, उसको वही तरह आराम चाहिए जी। वहीं एक सवाल अखिलेश यादव के हमले का भी है, जो यूपी सरकार पर ये कहते हुए निशाना साध रहे हैं कि वो जिससे भी मिलने जाते हैं सरकार उसका सब कुछ छीन लेती है। ये केवल इसलिए किया है सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। अब सवाल बड़ा है कि आरिफ और सारस की दोस्ती इसलिए टूटी कि अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे, या फिर वाकई वन विभाग को सारस की चिंता थी। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है कि वन विभाग को सारस की चिंता उस वक्त क्यों नहीं हुई जब आरिफ को ये सारस घायल अवस्था में मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अतीक के हूर महल की, जहां अतीक के टॉर्चर रूम से लेकर उसके अयाशी का पूरा इंतजाम था, क्योंकि पुलिस ने लगातार अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। वहीं पुलिस ने वो काला बैग खोज निकाला है जिसमें हत्याकांड के दिन हथियार थे। अतीक का हूर महल, अय्याश माफिया का अड्डा डिकोड। बरामद हुआ असद का वो बैग जिसमें रखी पिस्टल से किया था अटैक। प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस भले ही अब तक उमेश पाल के हत्यारों को न खोज पाई हो, लेकिन पुलिस ने अतीक के दफ्तर से उस विदेशी पिस्टल को खोज निकाला है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है इसी पिस्टल से अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल पर हमला किया था। और पुलिस को वो बैग भी मिल गया है जो हमले वाले दिन असद के हाथ में नजर आ रहा है। पुलिस का दावा है कि यह बैग माफिया अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे एहजम अहमद का है। एहजम इसे स्कूल बैग के तौर पर इस्तेमाल करता था, लेकिन वारदात के दिन असद ने इसमें से किताबें निकालकर असलहे भर दिए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।